हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको शिक्षण शास्त्र यानी शिक्षण कौशल से या बाल विकास शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक योग्य और प्रभावशाली शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय का पाबंद होना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। एक योग्य और प्रभावशाली शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए कि उसे छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने का उसमें एक गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक कैसा है? पर्यावरणीय कारक। व्यवहार, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या फिर विद्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रेरणा। जो प्रेरणा है ये अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या है? पर्यावरणीय कारक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से सीखने को लक्षित करता है? कौन सा संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से सीखने को क्या करता है? लक्षित करता है। मनोवैज्ञानिक, भावपूर्ण, संज्ञानात्मक या फिर गति विषयक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक अनुशासन की भावना को बढ़ावा देने में पाठ्य पुस्तकें क्या भूमिका निभाती हैं? विकार को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षणिक अनुशासन को हतोत्साहित करने के लिए, सीखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके अनुशासन स्थापित करने के लिए या फिर विद्रोह को प्रोत्साहित करने के लिए। तो क्या पूछा गया है कि शैक्षणिक अनुशासन में यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की भावना को बढ़ावा देने में पाठ्य पुस्तकें क्या भूमिका निभाती हैं? तो ये निभाती हैं सीखने के लिए, सी ऑप्शन, सीखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके अनुशासन स्थापित करने के लिए भूमिका निभाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के जो अन्य प्रकार के संसाधन हैं ये शिक्षण का समर्थन करने के लिए एक पुस्तकालय किस प्रकार की पेशकश कर सकते हैं? पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संसाधन शिक्षण का समर्थन करने के लिए एक पुस्तकालय किस प्रकार की पेशकश कर सकती हैं? केवल पत्रिकाएं, केवल डीवीडी, ऑनलाइन डेटाबेस, मल्टीमीडिया और बहुत कुछ सहित विभिन्न प्रकार के संसाधन या फिर केवल फिक्शन उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऑनलाइन डेटाबेस, मल्टीमीडिया और बहुत कुछ सहित विभिन्न प्रकार के संसाधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक विश्लेषण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निर्देशात्मक विश्लेषण का क्या करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये ऑप्शन, केवल छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, शिक्षण प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना, पाठ्यक्रम सामग्री की समीक्षा करना या फिर स्कूल के आधारभूत ढांचे का निरीक्षण करना। तो कौन सा निर्देशात्मक विश्लेषण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ये होगा इसमें बी ऑप्शन, शिक्षण प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना।
अगला क्वेश्चन है कि कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है। कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है। ये ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, सजा के लिए एक तंत्र प्रदान करना, या फिर निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना, छात्र सहभागिता को हतोत्साहित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा सी ऑप्शन, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि शब्द समावेशी शिक्षण क्या संदर्भित करता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है या क्या संदर्भित करता है। तो ये उच्च प्राप्त छात्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, या फिर सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिलाई निर्देश, या समान शिक्षण विधियाँ, या फिर निश्चित पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षण क्या संदर्भित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी छात्रों की, बी ऑप्शन, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिलाई निर्देश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के लिए चिंतनशील अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए चिंतनशील अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से आत्म मूल्यांकन के लिए, निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए, छात्रों का मूल्यांकन, या फिर वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन, निरंतर व्यावसायिक विकास। शिक्षकों के लिए चिंतनशील अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के उपकरणों में क्या शामिल होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के उपकरणों में क्या शामिल होता है। सत्र परीक्षा, कक्षा परीक्षा, मासिक परीक्षा, या फिर ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ये सभी, जी सभी सत्र परीक्षा, कक्षा परीक्षा और मासिक परीक्षा, ये सभी क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के उपकरणों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन में किन तत्वों को शामिल किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में किन तत्वों को शामिल किया जाता है। मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाओं में ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है किसके अंतर्गत छात्रों के किसी विशेष कौशल या विशिष्ट क्षेत्र में किए गए अधिगम का मूल्यांकन होता है। किसके अंतर्गत छात्रों में किसी विशेष कौशल या विशिष्ट क्षेत्र में किए गए अधिगम का मूल्यांकन होता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन, पदस्थापन मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पदस्थापन मूल्यांकन में। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, शिक्षण उद्देश्य में यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया। ज्ञान को, बोध को, उपयोग को, या फिर ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सभी, यानी इन सभी को ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्य के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आकलन का सही अर्थ क्या है। शिक्षण उद्देश्य के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आकलन का सही अर्थ क्या है। तो सहभागिता की इच्छा, जो हम सीखते हैं, और उसकी महत्ता, अभिव्यक्ति, या फिर मिलान करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा बी ऑप्शन, यानी शिक्षण उद्देश्य के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आकलन का सही अर्थ क्या है कि जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में संशोधन किया किसने। ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में संशोधन किया एंडरसन और करतबूल ने, मैकाइवर एवं पेज,
वाटसन और क्रेक या फिर हार्वर्ड स्पेंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन, एंडरसन और करतबूल ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक की भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक की भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है मौन वाचन का, मौखिक वाचन का, लेखन का या फिर अनुकरण का। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है किस भाषा में? इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन, यानी कि अनुकरण का। बालक की भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है अनुकरण का। अगला क्वेश्चन है कि अनुदेशात्मक विधि मुख्यतः किस पर आधारित होती है? प्रदर्शन विधि पर, समूह शिक्षण विधि पर, व्याख्यान विधि पर या फिर व्याख्यान प्रदर्शन विधि पर। अनुदेशात्मक विधि किस पर आधारित होती है बताना है। तो ये होती है किस पर? व्याख्यान विधि पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि समूह शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी शुरुआत पुर्तगाल से हुई। कौन सी विधि? समूह शिक्षण विधि के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। इसकी शुरुआत पुर्तगाल से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें 2 या अधिक शिक्षक भाग लेते हैं या फिर बी और सी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, बी और सी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सब अधिक लोकप्रिय हुआ और इसमें 2 या अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। तो ये बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पाठचर्या के अंतर्गत प्रत्येक विषय को समान महत्व देने की मांग कौन करता है? पाठचर्या के अंतर्गत प्रत्येक विषय को समान महत्व देने की मांग करता है कौन? सहसंबंध का सिद्धांत, चेतना का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत या फिर समय सदुपयोग का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।